नाउ वी विल डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स में ये है कि आइसोमेरिक एल्केन्स अगर है, आइसोमेरिक एल्केन्स मतलब हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट देन डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर, जैसे कि किसी में ब्रांच नहीं है, किसी में ब्रांचेस है। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट जैसे जैसे ब्रांचेस होते हैं, व्हाट हैपेंस टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्केन? द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। व्हाट इज द रीजन? विथ ब्रांचेस व्हाट हैपेंस टू द एल्केन? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट बिकम स्फेरिकल, मतलब सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाने से मॉलिक्यूल के बीच में जो वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी कम हो जाते हैं। बिकॉज अगर स्ट्रेट चेन है तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स दैट रिमेन्स ग्रेटर एंड सो वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी ग्रेटर एंड दैट्स हाउ द बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर। बट देन इफ देयर आर ब्रांचेस then the shape of the molecule almost becomes spherical and the surface area decreases, so molecule में जो van der Waals forces of attraction है that decreases and so boiling point also decreases। ये पेंटेन के 3 आइसोमर है, एनपेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। इस मॉलिक्यूल में 1 ब्रांच है, इस मॉलिक्यूल में 2 ब्रांच है, तो इससे भी सरफेस एरिया इसमें जो है कम हो गया है। तो इसका एनपेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज द हाईएस्ट 309.1 केल्विन, एंड जो आइसोपेंटेन है जिसमें 1 ब्रांच है उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होकर के 301 केल्विन हो गया, और इसमें जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है इसकी बॉइलिंग पॉइंट हो गया 282.5 केल्विन। तो इस तरह से आइसोमेरिक एल्केन्स में हम देख सकते हैं विथ ब्रांचिंग the boiling point decreases। Now it is solubility। Solubility में आपको पता ही है the general rule of solubility is like dissolves like, जो जैसा है वैसा सॉल्वेंट में डिजॉल्व करता है। जैसे कि कोई अगर आयनिक कंपाउंड हो तो पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर वगैरह में डिजॉल्व करता है, और जो आपका नॉन आयनिक कंपाउंड्स है, कोवैलेंट कंपाउंड्स है, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व करते हैं। तो जो एल्केन्स है दे आर नॉन पोलर, उनमें पोलरिटी भी नहीं है, तो नॉन पोलर होने के नाते वो जो है वाटर में तो डिजॉल्व नहीं करेगा। नॉन पोलर होने के नाते एल्केन्स विल डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जो सॉल्वेंट्स है इसमें वो डिजॉल्व करते हैं। तो दिस इज अबाउट सॉल्युबिलिटी। देन वी आर कमिंग टू केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स में ओनली कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, and so sigma bonds, you know that sigma bonds are very strong, and that's why alkanes are the least reactive among all the hydrocarbons। alkene alkyne के कंपैरिजन में alkanes की रिएक्टिविटी सबसे कम है। रीजन यही है, ओनली सिग्मा बॉन्ड है जो कि बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए वो इजीली ब्रेक नहीं होते हैं, तो alkanes की रिएक्टिविटी सबसे कम है। alkanes का ये जो रिलेटिव इनर्टनेस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी, इसकी वजह से alkanes को पैराफिन्स भी कहा जाता है। पैराफिन ये वर्ड का लैटिन में मीनिंग है लिटिल एफिनिटी और रिएक्टिविटी, तो यही वजह है कि एल्केन्स को पैराफिन्स भी कहा जाता है। तो एल्केन्स जो है दे अंडरगो ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब एल्केन्स में जो हाइड्रोजन एटम है, कोई एटम या तो ग्रुप से हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, और ये जो रिएक्शंस है दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, मतलब हैलोजेंस के साथ एल्केन्स का रिएक्शन होगा। तो एल्केन्स के साथ हैलोजेंस का ये जो रिएक्शन है इसमें हैलोजेंस की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? हैलोजेंस की रिएक्टिविटी ऑर्डर है फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में रिएक्टिविटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है। तो हम क्लोरीनेशन करते हैं बिकॉज फ्लोरीनेशन जो है बहुत ही विगोरस है और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आगे हम उसको डिस्कस करते हैं कि फ्लोरो एल्केन कैसे बनाया जाता है, क्या तरीका है फ्लोरो एल्केन बनाने का। तो क्लोरीन और एल्केन का मिक्सचर को या तो आपको 2 तरीका है, क्लोरीन और एल्केन का मिक्सचर को आप हीट करो लेकिन डार्क में, लाइट का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, और अगर आप यूवी लाइट में, अल्ट्रावायलेट लाइट में एल्केन और क्लोरीन का मिक्सचर को एक्सपोज करते हो तो आपको ऑर्डिनरी टेम्परेचर में उसको करना है, हीटिंग नहीं करना है। तो क्या होगा, एक एक करके, जैसे अगर हम मीथेन का ही क्लोरीनेशन का एग्जांपल लेते हैं तो एक एक करके मीथेन का जो 4 हाइड्रोजन एटम है सब जो है क्लोरीन से डिस्प्लेस हो जाएगा और हमें चारों प्रोडक्ट का मिक्सचर मिल जाएंगे। तो वो रिएक्शन हम लिखते हैं पहले, दिस इज क्लोरीनेशन रिएक्शन। मीथेन प्लस क्लोरीन ये मिक्सचर जो है या तो आप यूवी लाइट में एक्सपोज करो, ये जो H न्यू हमने लिखा है, हमने दिखाया कि फोटोन का एनर्जी को क्लोरीन ऑब्जर्व करेगा, और फोटोन का एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है आप सबको पता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है,
E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। तो लाइट में एक्सपोज कर रहे हो तभी फोटोन एब्जर्व कर रहा है क्लोरीन, इसलिए हमने ऊपर में एच न्यू लिखा है। और क्या, हीट करो, हीट का सिंबल दिया है लेकिन डार्क में। अगर हीट करते हो तो लाइट नहीं होना चाहिए, लाइट है तो टेम्परेचर ऑर्डिनरी टेम्परेचर होगा। तो क्या होगा, एक एक करके हाइड्रोजन एटम मीथेन का, एक एक करके सारे हाइड्रोजन एटम जो है क्लोरीन एटम से रिप्लेस हो जाएगा। तो सबसे पहले एक हाइड्रोजन एटम एक क्लोरीन से रिप्लेस होगा, तो बनेगा CH3Cl मिथाइल क्लोराइड प्लस एक मॉलिक्यूल HCl। मिथाइल क्लोराइड इन द नेक्स्ट स्टेप क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, कंडीशन वही है, तो आपका क्या बनेगा, मिथिलीन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर इनका IUPAC बोलना चाहो देन इट विल बी क्लोरोमीथेन, इट विल बी डाइक्लोरोमीथेन। उसके बाद आपका डाइक्लोरोमीथेन और क्लोरीन, इनका मिक्सचर को भी सेम तरीका से आपको करना है। एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से, बनेगा क्लोरोफॉर्म। इसका कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म है, जिस नाम से बहुत ज्यादा ही जाना जाता है। IUPAC बोलो तो ट्राइक्लोरोमीथेन, और एक मॉलिक्यूल HCl बनेगा। ट्राइक्लोरोमीथेन मतलब क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन रिएक्शन करने से बनेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl बनेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि क्लोरीन के साथ जब मीथेन का रिएक्शन होता है तो एक एक करके सारे ही हाइड्रोजन एटम क्लोरीन एटम से रिप्लेस हो जाता है। अब हम देखेंगे ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में थोड़ा सा लेस रेडिली होगा ब्रोमिनेशन, बिकॉज ब्रोमीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन से कम है, इसलिए ब्रोमिनेशन विल टेक प्लेस लेस रेडिली। तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन लिखते हैं। तो दिस इज व्हाट इज ब्रोमिनेशन। हमने इथेन लिया ब्रोमीन के साथ, तो यही बनेगा, एक हाइड्रोजन एटम ब्रोमीन एटम से रिप्लेस हो गया, साथ में HBr बना। इस तरह से ब्रोमिनेशन होती है, लेकिन लेस रेडिली होती है। उसके बाद है आयोडिनेशन। आयोडिनेशन रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है, दोनों डायरेक्शन में होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। आयोडिनेशन रिएक्शन में मीथेन और आयोडीन का मिक्सचर हमने लिया, क्या बना, CH3I प्लस HI। अब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों होता है, बिकॉज ये जो HI बना है इट इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करते हैं, CH3I को रिड्यूस करके वापस मीथेन और आयोडीन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हाइड्रोजन सप्लाई बड़ा आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज ये जो H और I के बीच में बॉन्ड है इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो है, इसलिए ये इजीली टूट जाएगा और हाइड्रोजन सप्लाई कर देंगे ये मिथाइल आयोडाइड को, और मिथाइल आयोडाइड को हाइड्रोजन सप्लाई करेंगे तो ये वापस मीथेन और आयोडीन में कन्वर्ट होगा। तो ये रिएक्शन में ये प्रॉब्लम है, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। तो अगर हम इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, HI को यहाँ पे हटाना पड़ेगा। HI को हटाए कैसे, HI को हटाने के लिए एक टेक्निक अप्लाई किया जाता है, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में अगर हम इस रिएक्शन को करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि हाइड्रोआयोडिक एसिड HiO3 या तो नाइट्रिक एसिड, इनको अगर हम यूज करेंगे तो वो क्या करेंगे, HI को आयोडीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आयोडीन में कन्वर्ट कर देने से ये वापस ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होगा। तो ये तरीका है आयोडिनेशन का। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडिक एसिड यहाँ पे यूज करते हैं HiO3, देन व्हाट विल बी द रिएक्शन, HI प्लस HiO3, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, I2 प्लस वाटर। बैलेंस करने के लिए एक बस नंबर याद रखना, ये 5 अगर आप याद रखो तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। अगर आप नाइट्रिक एसिड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हिसाब से यूज करते हो टू ऑक्सीडाइज HI, तो रिएक्शन ये होगा HNO3 प्लस HI, प्रोडक्ट होगा I2 प्लस NO2 प्लस वाटर। तो या तो आप आयोडिक एसिड के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करो तो HI को ये I2 में कन्वर्ट कर देगा और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और आपको आयोडो एल्केन मिलता रहेगा। या तो आप नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन को करो जो कि HI को जस्ट लाइक आयोडिक एसिड ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट कर देगा और ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो यही तरीका है आयोडिनेशन का। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन के बारे में ये है कि फ्लोरिनेशन इज सो विगोरस बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन। तो फ्लोरीन के साथ एल्केन का रिएक्शन इतना विगोरस है कि इट कैनॉट बी कंट्रोल्ड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। इतना एक्सटेंसिवली फ्लोरीन के साथ जब एल्केन का रिएक्शन होगा तब ये C बॉन्ड CH बॉन्ड ये सारे जो है इनका क्लीवेज हो जाता है, टूट जाते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं और इसीलिए फ्लोरिनेशन का कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है। एंड दैट इज व्हाई फ्लोरिनेशन इज कैरिड आउट इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली फ्लोरिनेशन कैसे किया जाता है, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड कंपाउंड जैसे कि सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड,
एंटीमोनी फ्लोराइड, इस टाइप का इनऑर्गेनिक फ्लोराइड कंपाउंड्स के साथ कोई क्लोरो एल्केन या तो ब्रोमो एल्केन का रिएक्शन करवाया जाता है और इनके रिएक्शन में फ्लोरो एल्केन हमें मिल जाते हैं। दिस इज द रिएक्शन। सो यू कैन सी वी हैव टेकन मर्क्यूरस फ्लोराइड और क्लोरो एल्केन, यहाँ पे क्लोरोइथेन लिया गया है, दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है, बन रहा है फ्लोरोइथेन और साथ में मर्क्यूरस क्लोराइड। उसी तरह से अगर आप ब्रोमोमिथेन लेते हो और उसके साथ सिल्वर फ्लोराइड का रिएक्शन करते हो तो क्या बनेगा, फ्लोरोमिथेन मतलब मिथाइल फ्लोराइड और साथ में AgBr। तो ये जो रिएक्शन है इनडायरेक्ट मेथड में इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ कोई भी क्लोरो एल्केन या तो ब्रोमो एल्केन का रिएक्शन करके ये जो फ्लोरो एल्केन बनाया जाता है, इस रिएक्शन का नाम है Swartz reaction. It is another name reaction. Now we will see the mechanism of halogenation. हम क्लोरीनेशन का मेकानिज्म को हम यहाँ पे लिखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीनेशन का मेकानिज्म जो कि एक फ्री रेडिकल मेकानिज्म, फ्री रेडिकल मेकानिज्म मतलब नाम से आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे जो है फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। फ्री रेडिकल्स कार्बोकैटायन, कार्बानियन, दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव स्पीसीज। तो जो फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा वो जो है रिएक्शन को कैरी आउट करता है। तो फ्री रेडिकल जो मेकानिज्म में है उसमें 3 स्टेप होते हैं। एक को हम बोलते हैं इनिशिएशन, उसके बाद होते हैं प्रोपागेशन, लास्ट स्टेप होते हैं टर्मिनेशन। एल्केन जैसे कि हमने यहाँ पे मीथेन को लिया और क्लोरीन का मिक्सचर को हमें या तो यूवी लाइट में एक्सपोज करना है ऑर्डिनरी टेम्परेचर में, या तो हमें हीट करना है ये टेम्परेचर में 520 to 670 केल्विन टेम्परेचर और डार्क में। तो टेम्परेचर अगर आपको याद ना रहे बस अब हीट का सिंबल दे देना काफी है। और इसमें क्या होगा तब, क्लोरीन क्या करेगा, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, क्लोरीन एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसका हो जाता है होमोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक फिशन क्या चीज है आपको दिखाते हैं अभी। होमोलाइटिक फिशन होने के बाद ये प्रोड्यूस करता है फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल, और क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्शन को शुरू करते हैं। तो लेट्स सी इनिशिएशन। क्लोरीन मॉलिक्यूल में क्लोरीन और क्लोरीन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है जिसको हम फिश एरो से दिखाते हैं। फिश एरो इस तरह से बनाया जाता है, ये बीच में ये होमोलाइटिक फिशन हो जाएगा। मतलब होमोलाइटिक फिशन में होता क्या है, बॉन्ड ब्रेक करता है, बॉन्ड का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक एक करके दोनों एटम को मिल जाता है। तो एरो हेड में आप लिखिए H न्यू यूवी लाइट और 520 to 670 केल्विन टेम्परेचर डार्क, देन 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल विल बी फॉर्म्ड। फ्री रेडिकल क्या है, एक एटम जिसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। अगर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है, ये मेरा टॉपिक नहीं है फिर भी मैं आपको बता दूं, सपोज कि A और B के बीच में एक बॉन्ड है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर कोई एक ज्यादा अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के नाते बॉन्ड टूटे और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पूरा ही लेकर के वो निकल जाए, जैसे कि B अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहाँ पे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज अगर होता है तो B जो है क्या बना देगा, A पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएगा और B जो है नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। मतलब ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अकेला B ही ले जाएगा और B नेगेटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट होगा, तब इसको हम बोलेंगे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। प्रोपागेशन, प्रोपागेशन स्टेप में क्या होगा, जो मीथेन है एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मीथेन का जो है वही होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा, कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, H को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और ये क्लोरीन डॉट जो है मीथेन मॉलिक्यूल को जब अटैक करता है तब ये होता है, कार्बन पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, मतलब मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा और ये H डॉट और Cl डॉट मिलके HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस विल बी फॉर्म्ड CH3 डॉट प्लस HCl। दिस इज सपोज रिएक्शन 1। उसके बाद रिएक्शन 2 में क्या होगा, CH3 डॉट को लिखते हैं CHH डॉट, एक मॉलिक्यूल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, फिर से क्लोरीन का क्या होगा, होमोलाइटिक फिशन होगा, एक क्लोरीन डॉट जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल एक और बन जाएगा। सो ये होगा प्रोडक्ट। अब देखिए ये जो नंबर 2 में और नंबर 1 में जो रिएक्शन है ये बार बार रिपीट होता जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, ए लार्ज नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स जो है ये CH3Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए एक सिंगल फोटोन क्लोरीन ने एब्जॉर्ब किया और एक सिंगल फोटोन एब्जॉर्ब करने के बाद क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन एक लार्ज नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स को CH3Cl में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें ये 2 स्टेप बार बार रिपीट होता जाएगा। तो इस टाइप का जो रिएक्शन है इसको कहा जाता है चेन रिएक्शन।
तो इसके बाद क्या होगा, जब बहुत सारे मीथेन मॉलिक्यूल इस तरह से CH3Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, नाउ द क्लोरीन फ्री रेडिकल विल हैव ए चांस टू अटैक द मिथाइल क्लोराइड रादर देन CH4। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो CH3Cl को जब क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है तो देखो CH3Cl में से एक और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा, और होमोलाइटिक क्लीवेज से एक और न्यू फ्री रेडिकल ये CH2Cl डॉट ये प्रोड्यूस हो जाएगा। हाइड्रोजन जो निकलेगा यहाँ से H डॉट वो और Cl डॉट मिलके ये प्रोड्यूस कर देगा HCl। अब इसके बाद अगला रिएक्शन क्या होगा, ये जो CH2Cl डॉट जो न्यू फ्री रेडिकल अभी फॉर्मेशन हुआ, ये एक मॉलिक्यूल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। ये जो न्यू फ्री रेडिकल CH2Cl डॉट बना था, ये फिर एक मॉलिक्यूल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट दे देगा। क्लोरीन के फिर से होमोलाइटिक क्लीवेज होगा Cl डॉट और Cl डॉट, ये Cl डॉट के साथ ये C डॉट का बॉन्ड बन जाएगा, ये CH2Cl2 प्रोडक्ट बन जाएगा और HCl बनेगा। आगे ये दो स्टेप के रिएक्शन लगातार चलता रहेगा ताकि काफी अमाउंट में CH2Cl2 बन जाए। CH2Cl2 जब काफी अमाउंट में बन जाएगा, मिक्सचर में बहुत सारे CH2Cl2 भी होगा, तब क्या होगा, जो Cl डॉट है वो Cl डॉट अभी आगे क्या करेगा, CH2Cl2 को अटैक करेगा और एक न्यू फ्री रेडिकल बनेगा, वो हम आगे दिखाते हैं आपको। CH2Cl2 प्लस Cl डॉट एक और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा और ये न्यू फ्री रेडिकल ये बन जाएगा CHCl2 डॉट और HCl। तो दिस न्यू फ्री रेडिकल नाउ will do what? It will react with another molecule of chlorine CHCl dot plus ClCl। तो ये आपका अभी ये क्लीवेज होकर के ClCl के बीच में क्लीवेज होकर के एक क्लोरीन जो है इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CHClCl एक और Cl प्लस Cl डॉट। तो क्या प्रोडक्ट बन गया आपका, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन गया। एक और हाइड्रोजन एटम बस है जिसको रिप्लेस होना है क्लोरीन से। तो देखिए जब ये दो स्टेप भी बार बार होता रहेगा तो काफी अमाउंट में CHCl3 बन जाएगा। आगे क्या है, जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो क्लोरीन फ्री रेडिकल नेक्स्ट क्या करेगा, ये जो CHCl इसमें से ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, ये Cl डॉट आएगा तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और ये जो है न्यू फ्री रेडिकल ये बनेगा CCl डॉट प्लस HCl एंड दिस न्यू फ्री रेडिकल CCl3 डॉट now will react with another molecule of chlorine, इसका फिर होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा और ये बना देगा CCl4 plus Cl डॉट। सो दिस इज हाउ यू कैन सी वन बाय वन सारे हाइड्रोजन एटम मीथेन का किस तरह से जो है क्लोरीन से रिप्लेस हो जाता है और आपको चार प्रोडक्ट मिलते हैं, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4 का मिक्सचर मिलता है। इसके बाद है टर्मिनेशन स्टेप। तो टर्मिनेशन स्टेप में ये है कि ये जो चेन रिएक्शन है इट कम्स टू ए हॉल्ट व्हेन टू सेम फ्री रेडिकल और डिफरेंट फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाते हैं और कोई भी न्यू फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं होते हैं। तो इस स्टेप को कहा जाता है टर्मिनेशन। अगर फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन बंद हो गया है तो रिएक्शन, ये जो चेन रिएक्शन है ये चेन रिएक्शन बंद हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपस में फ्री रेडिकल कंबाइन कर सकते हैं। से दो Cl डॉट आपस में कंबाइन करके Cl2 बना लिया, या तो दो CH3 डॉट आपस में कंबाइन करके CH3 बना लिया, या तो एक CH3 डॉट एक Cl डॉट आपस में कंबाइन करके CH3Cl बना लिया। तो these are the possibilities by which the free radicals may combine among themselves and this is how the reaction comes to a halt or reaction gets stopped because no more free radicals will be formed। जो भी फ्री रेडिकल्स थे वो आपस में इस तरह से कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद कोई फ्री रेडिकल नहीं होगा तो चेन रिएक्शन जो है बंद हो जाएगा। तो इस तरह से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हम देख सकते हैं। द नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन मीन्स यू अंडरस्टैंड इट इज द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ मतलब द हाइड्रोकार्बन्स विल अंडरगो कंबशन। Combustion से hydrocarbons they always produce carbon dioxide and water. So two reactions I have written here, combustion of methane and combustion of butane, and this is complete oxidation. Complete oxidation means you understand that the supply of oxygen will be sufficient.
sufficient amount of oxygen or air will be present and the alkanes will undergo oxidation. So here methane plus oxygen producing carbon dioxide and water, butane plus oxygen producing carbon dioxide and water. यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंथैल्पी ऑफ कॉम्बशन, ये जो C लिखा गया है, इट स्टैंड्स फॉर कॉम्बशन रिएक्शन. सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कॉम्बशन जो ये रिएक्शंस के है -890 किलोजूल पर मोल या तो -2875.84 किलोजूल पर मोल. सो यू कैन से दीज रिएक्शंस आर accompanied with the evolution of large amount of heat. So large amount of heat as it is evolved in these reactions, so alkanes which are the constituents of LPG gas, जो कि हमें पता है कि LPG गैस में जो दो एल्केन प्रेजेंट होता है, दे आर ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन. या तो आप ले लो केरोसिन ऑयल, गैसोलिन, डीजल, ये सारे जो है हाइड्रोकार्बन्स के मिक्सचर्स है. बस हाइड्रोकार्बन्स जो प्रेजेंट है इनमें कार्बन एटम के नंबर का ही जो है डिफरेंसेस है. जैसे कि अगर आप गैसोलिन ले लो तो गैसोलिन जिन हाइड्रोकार्बन्स के मिक्सचर है उन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन एटम का जो नंबर्स है वो डिफरेंट है. डीजल में जो हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट है, डीजल भी हाइड्रोकार्बन्स का ही मिक्सचर है, तो लेकिन डीजल में जो हाइड्रोकार्बन्स है उनके जो कार्बन एटम्स के नंबर है वो डिफरेंट होंगे देन फ्रॉम गैसोलिन और केरोसिन ऑयल एटसेट्रा. सो एल्केन्स व्हिच आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दीज काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, जो कि एलपीजी है, गैसोलिन है, केरोसिन है, डीजल है, दे आर वाइडली यूज्ड एज फ्यूल्स. सो दिस इज अबाउट कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है लिमिटेड नहीं है, इट इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू इनकम्प्लीट कंबशन. इनकम्प्लीट कंबशन मतलब जहां पर एयर का या तो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है दैट विल बी लिमिटेड, एंड इन इनकम्प्लीट कंबशन कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ सम कार्बन ब्लैक, जिसको सूट कहा जाता है. तो वो रिएक्शंस आगे हम देखते हैं. और ये जो सूट है या तो कार्बन ब्लैक है, इसका यूज ये है कि ये जो है यूज किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लैक इंक, पेंट्स, पॉलिशेस, ये सब बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है. तो ये रिएक्शन है मीथेन प्लस ऑक्सीजन, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड. एंड नेक्स्ट जो है उसी के साथ जब मीथेन काफी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है तो उसी के साथ जब मीथेन का जो है अमाउंट कम हो जाता है तो ये कार्बन ब्लैक भी बनते हैं उसी के साथ. नाउ लेट अस डिस्कस कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन. कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन मीन्स इसमें कैटलिस्ट होगा और जो हाइड्रोकार्बन है, लेट अस सपोज हमने मीथेन ले लिया, मीथेन और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है उसको डिफरेंट कंडीशन में कैटलिस्ट के प्रेजेंस में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हमें मिलेगा. जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे मीथेन और ऑक्सीजन का मिक्सचर को अगर 573 केल्विन टेम्परेचर में 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर में कॉपर ट्यूब के थ्रू पास किया जाता है तो हमें मिलते हैं मिथानॉल. वही मीथेन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर जो है इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड एज कैटलिस्ट अंडर हीट एंड टेम्परेचर विल बी कन्वर्टेड इनटू मिथानॉल, जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड कॉमनली बोलते हैं. सो अंडर डिफरेंट कंडीशंस इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट मीथेन और ऑक्सीजन का रिएक्शन से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे. उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद स्टीम. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. तो स्टीम के साथ अगर मीथेन को मिक्स करके हम जो है 1273 केल्विन टेम्परेचर में हीट करें इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एज कैटलिस्ट, तो मीथेन और स्टीम के रिएक्शन में बनेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर, जिसको कहा जाता है सिन गैस. इसको पहले वाटर गैस भी कहा जाता था. अब इससे जो है बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पस में भी इसको यूज किया जाता है, इसीलिए इसका नाम हो गया सिंथेसिस गैस या तो सिन गैस. ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर है जिसको हम सिन गैस बोलते हैं, इसको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए यूज किया जाता है. तो देखो यहाँ पे जो मिक्सचर है सिन गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करना और हाइड्रोजन को प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड इजीली रिमूव नहीं होते. तो क्या किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का ये जो मिक्सचर है इसमें और स्टीम मिक्स किया जाता है और स्टीम मिक्स करके 673 केल्विन टेम्परेचर में फेरस क्रोमेट को
कैटलिस्ट शब्द से यूज किया जाता है, उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया तो उसको रिमूव करना आसान है। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर को हम अगर अंडर प्रेशर वाटर के थ्रू पास करें तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजोल्व हो जाता है, कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है इट विल गो आउट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्केन and this reaction is called aromatization। मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन विल बी कन्वर्टेड इनटू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इस रिएक्शन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि जो आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, मतलब जो आपका ओपन चेन कंपाउंड है, उसमें कार्बन एटम्स के नंबर 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। 6 to 8 number of carbon atoms should be there. If the number of carbon atoms are less than 6, then this reaction is not possible. Aromatization नहीं हो पाएगा। अगर हम n-हेक्सेन लेते हैं और उसको हीट करते हैं at 773 Kelvin temperature, pressure 10 to 20 atmospheric pressure and the catalyst जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, it is a mixture of metal oxides। और ये आपको बिल्कुल क्रैम करना है, बिल्कुल याद करना है। ये जो मेटल ऑक्साइड्स है यहाँ पे जो कैटलिस्ट का काम कर रहा है वो है क्रोमियम ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटॉक्साइड एंड मॉलिब्डेनम ऑक्साइड। ये 3 मेटल ऑक्साइड का मिक्सचर होना पड़ेगा एंड दे विल बी सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना। एल्यूमिना एक जेल टाइप का चीज है जिसके ऊपर ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ये तीनों मेटल ऑक्साइड एब्जॉर्ब करके, दैट इज व्हाई इट इज रिटन सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना। तो एल्यूमिना में इनको एब्जॉर्ब कर लेना पड़ेगा। और ये रिएक्शन में क्या क्या होगा, ये रिएक्शन में होगा साइक्लाइजेशन, मतलब जो आपका ओपन चेन था पहले वो साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड साइक्लाइजेशन। और उसके बाद उसका डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा और उसके बाद ही हमें मिलेगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सो ये जो रिएक्शन है व्हिच इन्वॉल्व्स साइक्लाइजेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, दैट इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। लेट अस राइट दैट रिएक्शन। सो सी यहाँ पे ये जो 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, हमने इस तरह से इसको लिखा n-हेक्सेन को। और प्रोडक्ट होगा सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन। ये स्टेप में क्या हो रहा है, साइक्लाइजेशन हो रहा है। साइक्लाइजेशन प्रोसेस में 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड। ये 2 कार्बन एटम जब ज्वाइन कर रहा है, ये 2 कार्बन एटम के बीच में जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन विल बी एलिमिनेटेड। नाउ साइक्लोहेक्सेन विल अंडरगो dehydrogenation. 3 molecule of hydrogen now will be eliminated and we will get benzene. benzene में 3 alternative position में डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड्स बनने के लिए 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को एलिमिनेट होना पड़ेगा। तो इस तरह से ये एरोमेटाइजेशन रिएक्शन होता है। नाउ लेट अस डू द सेम रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, बाय टेकिंग n-हेप्टेन। सो n-हेप्टेन के साथ हमने सेम कंडीशन अप्लाई किया और उसका भी एरोमेटाइजेशन किया। साइक्लाइजेशन से हमें फर्स्ट स्टेप में क्या मिल रहा है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। जब हमने n-हेक्सेन लिया था हमें क्या मिला था, साइक्लोहेक्सेन मिला था। नाउ यू विल गेट मिथाइल साइक्लोहेक्सेन एंड ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन से जब 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो जाएगा, जिसको हम डिहाइड्रोजनेशन बोल रहे हैं, उससे हमें जो एरोमेटिक कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी टोलुइन। नाउ अगर हम n-ऑक्टेन लेते हैं तो n-ऑक्टेन का ये जो एरोमेटाइजेशन का प्रोसेस है इसमें हमें मिलेगा जाइलिन। जाइलिन में 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं, जैसे टोलुइन में आप देख रहे हो 1 मिथाइल ग्रुप है, जाइलिन में 2 मिथाइल ग्रुप होंगे। मतलब ये जाइलिन का स्ट्रक्चर होगा, एक मिथाइल ग्रुप अगर यहाँ पे, दूसरा मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, तो इसका 3 आइसोमर हो सकते हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ये वाला मैंने ऑर्थो बना दिया। अगर मेटा और पैरा देखना चाहते हो तो मेटा ऐसे बनते हैं, मेटाजाइलिन ये होगा CH3 एक यहाँ पे और दूसरा CH3 3 नंबर पोजीशन में, और पैराजाइलिन विल बी दिस CH3 विल बी हियर एंड ऑन द 4th पोजीशन द अदर मिथाइल ग्रुप विल बी देयर। सो n-ऑक्टेन अगर हम लेते हैं और एरोमेटाइजेशन रिएक्शन करते हैं तो हमें ये 3 जाइलिन का 3 आइसोमर का मिक्सचर हमें मिलेगा। नाउ वी विल डिस्कस स्टीरियो आइसोमरिज्म। नाउ स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या है पहले जान लेते हैं। स्टीरियो आइसोमरिज्म ये है कि द कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो एटम्स का जो रिलेटिव पोजिशन है इन स्पेस वो डिफरेंट है। एक कंपाउंड में एटम्स के जो स्पेशल अरेंजमेंट है अराउंड द सेंट्रल एटम, वो दूसरा कंपाउंड में स्ट्रक्चर सेम होने से भी अगर एटम्स के अरेंजमेंट जो स्पेशल अरेंजमेंट मतलब अरेंजमेंट इन स्पेस अगर वो डिफरेंट हो, उनको एक दूसरे का स्टीरियो आइसोमर कहा जाएगा। और
ये जो फिनोमेनन है इसको कहा जाएगा स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो यही लिखा गया है। अब स्टीरियो आइसोमरिज्म 3 टाइप का हो सकते हैं। एक तो है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म जो कि एल्केन्स दिखाता है, और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, एंड द थर्ड वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो एल्केन्स में कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म देखा जाता है। तो कॉन्फॉर्मेशंस क्या है वो पहले हम जान लेते हैं। तो आपको पता है कि जो एल्केन्स है वो एल्केन्स में कार्बन एटम और कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं जिसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो अगर सपोज करो कि सबसे पहला जो हाइड्रोकार्बन है जिसमें 2 कार्बन एटम है वो है इथेन। इथेन में जो 2 कार्बन एटम है वो 2 कार्बन एटम के हर एक कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब देयर विल बी 4 हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। दूसरा कार्बन एटम का भी वही है, 4 हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी देयर। नाउ कार्बन और कार्बन एटम के बीच में जब एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं? एक कार्बन एटम का एक sp3 हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ दूसरा कार्बन एटम का एक sp3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाता है, जिसको हम एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। ऐसे ओवरलैपिंग होगा तो उससे बनेगा एक सिग्मा बॉन्ड। और ये जो सिग्मा बॉन्ड बनती है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बन गया है दोनों का ओवरलैपिंग की वजह से, इसमें जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, 2 न्यूक्लियस के बीच में जो एक्सिस जाता है उसी को ही हम कहते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के चारों तरफ में जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आइडेंटिकल होता है। इसी वजह से जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या पॉसिबल है? रोटेशन जो है ऑलमोस्ट फ्री है। रोटेशन ऑलमोस्ट फ्री है कि मतलब सपोज कि ये 2 फ्रैगमेंट्स हैं, 2 फ्रैगमेंट्स, एक CH3 दूसरा CH3 इथेन में, ये दोनों में से सपोज कि एक फिक्स है दूसरा थोड़ा सा घूम गया, या तो दूसरा फिक्स्ड है पहला थोड़ा सा घूम गया। तो जैसे घूमा तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो गया? चेंज हो गया है। और एंगल ऑफ रोटेशन का इस तरह का चेंजेस से infinite number of momentary arrangement of the hydrogen atoms bonded to one carbon atom relative to another carbon atom हो सकता है। Due to the free rotation about the carbon-carbon single bond, जो infinite number of momentary arrangements hydrogen atom bonded to one carbon atom and hydrogen atoms bonded to another carbon atom, ये जो हो सकते हैं इसके वजह से जो डिफरेंट शेप्स एल्केन को मिलते हैं इन्हीं को कहा जाता है कॉन्फॉर्मेशंस और रोटेशनल आइसोमर्स। नंबर 1 कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन एटम्स का पोजीशन है, अगर ये रोटेट करता है इस तरह से तो क्या होगा? एक के रेस्पेक्ट में दूसरा कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड है इनका पोजीशन क्या है? थोड़ा थोड़ा करके ये डिफरेंट होता जाएगा और एल्केन्स को इसी वजह से डिफरेंट जो है शेप्स मिलेगा। इन्हीं को कहा जाता है कॉन्फॉर्मेशंस और रोटेशनल आइसोमर्स। ये पॉसिबल इसलिए है बिकॉज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन जो है ऑलमोस्ट फ्री है। वेरी लिटिल एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द रोटेशन and that's why we say that the rotation about the carbon carbon single bond is almost free. rotation के लिए जितना एनर्जी चाहिए वो इतना कम है, about 12.55 किलोजूल पर मोल। ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स आपस में जो कोलाइड करते हैं ना, गैसीय स्टेट में मॉलिक्यूल्स तो आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने से उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी मिलते हैं वही काइनेटिक एनर्जी जो है सफिशिएंट है टू ओवरकम दिस एनर्जी बैरियर। लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर हाउ इथेन इज फॉर्म्ड। सपोज ये एक कार्बन एटम है, इसका 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक ये आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये बाकी 3 है। दूसरा कार्बन एटम का एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाएगा और इसका ये बाकी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है दे विल अंडरगो ओवरलैपिंग विद द हाइड्रोजन एटम्स। ये हाइड्रोजन एटम्स है, इनके 1s ऑर्बिटल जो कि हाफ फिल्ड है उसके साथ ओवरलैपिंग होगा, इधर भी वही होगा। ये आपका कार्बन एटम्स है और एक एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का देखो किस तरह से ओवरलैपिंग हुआ। इसी को ही हम बोलते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग या तो हेड ऑन ओवरलैपिंग, और इससे बनेगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। मैंने क्या कहा? ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ है इसके थ्रू रोटेशन जो है ऑलमोस्ट फ्री है। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अगर हम ड्रॉ करें, इसमें देखिए ये आपका गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, 2 न्यूक्लियस को ज्वाइन करते हुए ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आइडेंटिकल है इन ऑल डायरेक्शन। अगर ये रोटेट करता है, एक फ्रेगमेंट सपोज के फिक्स्ड है, दूसरा फ्रेगमेंट अगर
अगर थोड़ा सा रोटेट करे तो बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगा, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के चारों तरफ में वो बराबर है। तो इन केस ऑफ इथेन इस टाइप का रोटेशन की वजह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोमेंटरी अरेंजमेंट्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टू वन कार्बन एटम विथ रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टू अनदर कार्बन एटम मिल सकते हैं। उनमें से दो एक्सट्रीम जो कन्फॉर्मेशन है, वो दो एक्सट्रीम कन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक को हम बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन, एक को हम बोलते हैं इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड के बीच में जो भी कन्फॉर्मेशंस है उन सबको कहा जाएगा स्क्यू या तो गॉच कन्फॉर्मेशन। आपको पता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब ये नॉन प्लानर है। नॉन प्लानर मतलब सेम प्लेन में चारों बॉन्ड नहीं होते हैं। तो नॉन प्लानर होने के नाते 3 डायमेंशनल इनका स्ट्रक्चर होगा, और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है 2 डायमेंशनल प्लेन में, जैसे बोर्ड है या तो नोटबुक है, उसमें अगर हमें बनाना है तो दो तरीका से हम बना सकते हैं। तो 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कन्फॉर्मेशंस अभी हम डिस्कस करेंगे। 2D मतलब 2 डायमेंशनल। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन में हम इक्लिप्स्ड कैसे होगा और स्टैगर्ड कैसा होगा, दो कन्फॉर्मेशन, वो हम देखते हैं, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो आई हैव ड्रॉन द 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इन बोथ द वेज। ये सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन है और दूसरा है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन है जिससे हमने स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन और इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन दोनों को हमने बनाया। तो देखिए, चेक कीजिए, ये जो लाइन है दिस रिप्रेजेंट्स द कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ठीक है, इथेन का ही बात हो रहा है यहाँ पे। तो ये सपोज कि फ्रंट कार्बन एटम है और ये है बैक कार्बन एटम। तो फ्रंट कार्बन एटम के साथ जो 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है और बैक कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन एटम जो अटैच्ड है, कैसे इनका पोजीशन है। ये जो फ्रंट कार्बन एटम के हाइड्रोजन एटम्स है और बैक कार्बन एटम के हाइड्रोजन एटम्स है, ये इनका पोजीशन ऐसा है कि ये जो है बिल्कुल एक दूसरे से बहुत दूर है। दे आर एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। इसका ये वाला हाइड्रोजन एटम ये ऊपर की तरफ है, ये वाला हाइड्रोजन एटम इसका नीचे की तरफ है, इसका जो है नीचे की तरफ है, ये दोनों जो है ऊपर की तरफ है। इस तरह से इनका पोजीशन जब है, तो जो आपका हाइड्रोजन एटम्स है बॉन्डेड टू ईच कार्बन एटम, इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है और ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में रिपल्शन है, वो रिपल्शन बिल्कुल मिनिमम है, बिकॉज दे आर एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। अब आ जाओ इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन में। इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन में देखो, फ्रंट कार्बन एटम के हाइड्रोजन एटम के पोजीशन और बैक कार्बन एटम के हाइड्रोजन एटम के पोजीशन बिल्कुल सेम टू सेम है। दैट मीन्स ये जो हाइड्रोजन एटम है, फ्रंट कार्बन एटम के हाइड्रोजन एटम है, बैक कार्बन एटम के हाइड्रोजन एटम है, बस एक के पीछे दूसरा है। That means they are quite close with one another, and that's why ये जो हाइड्रोजन एटम है और ये जो हाइड्रोजन एटम है, जो कि दो अलग अलग कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, इनको हम नॉन बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम्स बोलेंगे। तो ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इनके बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा यहाँ पे, बिकॉज जस्ट एक के पीछे दूसरा इस तरह से है। तो ये जो दो नॉन बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम्स है, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में काफी रिपल्शन होगा, and that's why what will happen, this repulsion will raise the energy of the eclipsed conformation as compared to the staggered conformation। उसी तरह से आप जो है 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन देखो, इथेन का जो स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन है और इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन है बाय न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। न्यूमैन ने इस तरह से किया है कि फ्रंट कार्बन एटम को एक डॉट से रिप्रेजेंट किया है, और ये जो डॉट के पीछे जो सर्कल है, ये सर्कल को बैक कार्बन एटम उन्होंने दिखाया। तो ये जो डॉट है फ्रंट कार्बन एटम, इसके साथ 3 जो है हाइड्रोजन एटम इक्वल दूरी में है, ठीक है, और बैक कार्बन एटम जिसको सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है, उसके साथ जो हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है उनको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। तो ये स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन है। स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन में देखो, हर एक हाइड्रोजन एटम जो कि फ्रंट कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है, पीछे वाला कोई भी 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में है। मतलब जो फ्रंट कार्बन एटम है उसके साथ जो हाइड्रोजन एटम्स है, उनके साथ पीछे वाला कार्बन एटम का जो हाइड्रोजन एटम्स है, उनका डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा है। दे आर एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। तो इसमें क्या होगा, जैसे मैंने यहां पे बताया, ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इनके बीच में रिपल्शन जो है मिनिमम होगा, एंड दैट्स व्हाई स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन इज मोर स्टेबल। एंड ये दिखाया गया है न्यूमैन प्रोजेक्शन से इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन को,
इसमें देखिए फ्रंट कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन एटम्स है और बैक कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन एटम है, वो जस्ट एक के पीछे दूसरा है, दे आर जस्ट at the back of one another, and that's why ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इनके बीच में काफी रिपल्शन होगा, and this repulsion will increase the एनर्जी ऑफ इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। और ये हमने दिखाया गॉच कॉन्फॉर्मेशन या तो स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन, जो कि ये दो एक्सट्रीम कॉन्फॉर्मेशन के बीच में है। सपोज यहाँ पे 60 डिग्री रोटेशन हुआ है, तो इस तरह से होगा फ्रंट कार्बन एटम के हाइड्रोजन एटम और ये बैक कार्बन एटम के हाइड्रोजन एटम। उतना डिस्टेंस में नहीं होगा जितना कि स्टैगर्ड में है, लेकिन इक्लिप्स जितना उतना पास पास भी नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पे एनर्जी जो है इसका स्टैगर्ड से तो ज्यादा है, लेकिन इक्लिप्स से कम है। तो इक्लिप्स का एनर्जी सबसे ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट इज द लीस्ट स्टेबल वन। एक टर्म का बात करते हैं अभी, जिसका नाम है टॉर्शनल स्ट्रेन। ये जो रिपल्सिव इंटरेक्शन है नॉन बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में, जो आपका रिपल्सिव इंटरेक्शन है which affects the stability of the conformation, उसी को कहा जाता है टॉर्शनल स्ट्रेन। तो टॉर्शनल स्ट्रेन किस में ज्यादा है? इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन में टॉर्शनल स्ट्रेन काफी ज्यादा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी स्टैगर्ड के कंपैरिजन में कम है। Now it has been observed experimentally that the staggered conformation is about 12.55 kilojoule per mole more stable than the eclipsed conformation. So we can say that the rotation about the carbon-carbon single bond is not completely free. जब स्टैगर्ड से इक्लिप्स्ड में जाना होगा या तो इक्लिप्स्ड से स्टैगर्ड में जाना होगा, तो ये इंटर कन्वर्शन ऑटोमेटिकली होता रहेगा, क्योंकि ये जो एनर्जी बैरियर है स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड के बीच में, दिस एनर्जी बैरियर इज वेरी लेस। सो इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड आपस में इंटर कन्वर्ट होता रहता है, बिकॉज मॉलिक्यूल्स को आपस में कॉलिजन के थ्रू जो काइनेटिक एनर्जी मिलती है वो काफी ज्यादा होता है टू ओवरकम दिस एनर्जी बैरियर। अब एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में स्टैगर्ड और इक्लिप्स तो कन्वर्ट होते रहेगा, लेकिन इनको एक दूसरे से आइसोलेट किया नहीं जा सकता। और हम ये कह सकते हैं कि एट एनी टेम्परेचर मैक्सिमम नंबर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल अगर बात करो तो दे विल बी प्रेजेंट इन द मोस्ट स्टेबल स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन, एंड this is due to the reason that the staggered conformation is having minimum energy and maximum stability. So here I end this topic alkane from hydrocarbon chapter. I hope you have seen my previous video on alkane. If you have not seen, please watch that video. Then only you can connect better with this video, the topics of this video. Watch all the videos which I have made on organic chemistry. चैनल का लिंक जो है it will be given in the description box. Please subscribe the channel. Thanks for watching the video.